नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला तर आज आपण आपल्या पुढील पाठाला म्हणजेच धडा 8वा ऊर्जा शक्तीचा जागर याचा अभ्यास करूया. या पाठाचे लेखक आहेत प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. यांचा जन्म 1943 मध्ये झालेला आहे. सर्वप्रथम लेसनचं जे नाव आहे ऊर्जा शक्ती, इथे मी हायलाइट केलेलं आहे बघा. ऊर्जा शक्ती म्हणजे काय? तर मनोबल, आत्मविश्वासाचे चैतन्य, द स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी. आणि जागर या शब्दाचा अर्थ काय? जागृत राहणे. तर आपली आत्मविश्वास आपलं मनोबल जे आहे ते जागृत राहण्यासाठी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनी काय केलं? त्यांचा बालपणाचा शिक्षणासाठी असणारी त्यांच्या जिद्दीचा परिचय आपल्याला या पाठात त्यांनी करून दिलेला आहे. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जे आहेत हे प्रख्यात शास्त्रज्ञ आणि त्यांना पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेला आहे. या पाठामध्ये त्यांच्या लहानपणीच्या आठवणी सांगितलेल्या आहेत. त्यांचे वडील वारल्यानंतर त्यांच्या आईने जे कष्ट उपसले ते अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांना शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त केले. युनियन हायस्कूलमधल्या शिक्षकांनी त्यांच्यावर योग्य संस्कार केले. आई व शाळेतील शिक्षक यांच्या परिश्रमाचा मुळे ते आज एवढे मोठे शास्त्रज्ञ झालेले आहेत. आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनी कशा पद्धतीने मेहनत घेतली ते आपल्याला या पाठामधून शिकायचं आहे. तर चला पाहूया या पाठामध्ये काय सांगितलंय. हा पाठ आपण 2 भागात शिकणार आहोत. तर पहिल्या भागामध्ये काय आहे ते पाहायचंय. यामध्ये ग्रीन कलरने जे हायलाइट केलेले शब्द आहेत त्याचा शब्दार्थ मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि त्याचबरोबर पिवळ्या रंगाने हायलाइट केलेले या पाठाचे वाक्यप्रचार आहेत त्याचाही तुम्हाला मी अर्थ सांगणार आहे. आणि त्याचबरोबर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शब्दार्थ आणि वाक्यप्रचार सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळतील. मी मराठीतून वाचणार आहे आणि हिंदीतून त्याचा अर्थ समजवणार आहे. शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते. गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे. पण त्याचवेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार. आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होते. आता यामध्ये आलेले शब्द आहेत आपुलकीने. आपुलकीने म्हणजे आत्मीयतेने, प्रेमाने, विथ द लव. त्याच्यानंतर संस्कार. संस्कार म्हणजे चांगल्या विचारांची रुजवण म्हणजे गुड टीचिंग. त्याच्यानंतर ऋण. ऋण म्हणजे कर्ज. इथे अर्थ घ्यायचा आहे उपकार. त्याच्यानंतर परम संपर्क. संपर्क म्हणजे भेटणे, कॉन्टॅक्टमध्ये येणे. परमप्रिय. परमप्रिय अतिशय आवडती. क्लोज टू हार्ट. आणि सर्वस्व. सर्वस्व म्हणजे संपूर्णतः. एवरीथिंग. ओके. अभी इसका मतलब क्या है? लेखक बता रहे हैं कि स्कूल और शिक्षक ये इसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे अपने मुंबई में जो मेरी स्कूल है और वहाँ के जो मेरे शिक्षक हैं उनकी याद आती है. मुंबई में गिरगांव नाम का जो प्लेस है वहाँ उनका यूनियन हाई स्कूल था और उस स्कूल में जब वो छोटे थे तब उनके ऊपर बहुत ही प्यार से जो संस्कार किए, अच्छी अच्छी बातें जिन्होंने सिखाई, ऐसे शिक्षक कौन थे? तो भावे सर, जोशी सर और शिर्के सर. ये सर लोगों के सरनेम है.
इन्होंने जो मुझे संस्कार दिए उनका जो उपकार है मैं उनको कभी नहीं फेर सकता, ऐसे लेखक बता रहे हैं। ये स्कूल और शिक्षक का संपर्क, कांटेक्ट जिसके कारण आया वो मेरी सबसे वो कौन है, मेरी प्रिय मेरी माँ है। और मेरी माँ के जो ऋण है, मेरी माँ और मेरे मामा, इनके जो ऋण है मैं कैसे व्यक्त करूँ, कैसे बताऊँ। सभी बच्चों की पहली जो शिक्षिका होती है उनकी माँ होती है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल घर पे होता है, छोटा होता है, तब स्टार्टिंग में उठना, चलना, बैठना, खाना, ये सारी बातें जो है उसकी माँ ही सिखाती है। और इसीलिए पहली शिक्षिका सभी बच्चों की उसकी माँ होती है। पर लेखक बता रहे हैं कि उनकी माँ सिर्फ उनकी शिक्षिका नहीं थी, तो उनकी सर्वस्व थी, उनकी एव्हरीथिंग उनकी माँ थी। अभी आगे, आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल. माझे वडील तेथेच माझे बालपण तेथेच गेले. माझे मामाही याच गावातले. तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याचा आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लागले. मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो. गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवास तील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोलीमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. आर्थिक परिस्थिती पूर्णतः खालावलेली. दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, त्यावेळचं वातावरण हे असं होतं. अभी लेखक बता रहे उनका बचपन कैसे गया. पहले वर्ड्स देखते हैं. निवांत, निवांत यानी शांतता. पुसटसा यानी अंधुक, अस्पष्ट, लाईट. उदरनिर्वाहासाठी यानी पोटा पाण्याची व्यवस्था, फॉर अ लिव्हिंगहुड. उसके बाद है आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे खालावलेली. इसका मतलब है पैशाची चणचण भासणे. आर्थिक परिस्थिती खालावणे, पैशाची चणचण भासणे, पैसे नसल्यामुळे डबगाईला येणे. दारिद्र्याशी, दारिद्र्याने दैन्य, गरिबी, पॉवर्टी, संघर्ष, लढा. अल्पशिक्षित याने कमी शिकलेली, लेस एज्युकेटेड. उसके बाद आसुसलेला, आसुसलेला यानी ओढ असलेला. अभी देखते क्या हुआ है. लेखक का गांव जो है, उनका मेन गांव जो है दक्षिण गोवा में माशिल नाम का उनका गांव था और वही उनका बचपन गया. उनका मामा का भी गांव वही था. लेखक को अपने बचपन के दिनों की यादों में उनके बच्चे वहाँ के कोई मैदान में खेला हुआ, वहाँ के एक पिंपल का पेड़ था, वहाँ के कट्टे पे आराम से बैठे हुए कुछ बातें अभी याद है. लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी जब वो 6 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया. फिर अभी कमाने वाले वही थे, तो उनके बाद क्या करेंगे, कुछ काम धंधा नहीं है, तो फिर उसके लिए उसके माँ और उसको वो अपना पेट भरने के लिए माशेल गांव छोड़ के वो लोग मुंबई में आए. मुंबई में गिरगांव जो प्लेस है वहाँ खेतवाड़ी ऐसा जगह है जब वहाँ देशमुख गली में, उस गली में एक मालती निवास नाम की एक चौल है. उसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी खोली लेके ये मायलेक यानी ये माँ और बेटा उस वहाँ रहने लगा. इनकी आर्थिक परिस्थिति, इकोनॉमिकली परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी. एवरीडे उनको पॉवर्टी से, गरीबी से संघर्ष करना पड़ रहा था. उनकी माँ जो थी थोड़ी पढ़ी लिखी थी और ये बेटा जो था उसको पढ़ना था, वो पढ़ने के लिए बहुत बेचैन था, पर फी का कैसे भरे ऐसा क्वेश्चन उनके सामने था. तो ऐसा उनका बचपन का दिन जा रहे थे. अभी आगे, पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही. ती खचली नाही. वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले. त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला. ही शाळा महापालिकेची होती. माझ्याप्रमाणेच शाळेचीही परिस्थिती बेताचीच होती. पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते. पायात चप्पलही घालायला नव्हती. अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू होती. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं. अभी आगे, धीर सोडला नाही. धीर सोडला नाही का मतलब है
हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, हिम्मत करेज जो है उन्होंने लूज नहीं किया था। परिस्थिती बेताचीच होती, यानी कसे बसे दिवस जा रहे थे, यानी थोड़ा दिन खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा था, ऐसी स्थिति थी। अभी क्या हुआ है, लेखक और उसकी माँ आ गए, पर माँ जो थी वो बहुत हार्डवर्क करने वाली थी, दिन रात काम करती थी। तभी उनके मार्शल से उनके मामा भी आ गए और उनकी और भी हेल्प हो गई। उनके मामा के हेल्प के कारण वहाँ की खेतवाड़ी में एक प्राइमरी स्कूल में लेखक का एडमिशन हो पाया। वो स्कूल जो थी वो बीएमसी की म्यूनसिपालिटी स्कूल थी। परिस्थिति बहुत ही गरीब, जैसे लेखक की थी वैसे उस स्कूल की भी थी। और फिर भी उस स्कूल में जो शिक्षक थे वो मन से बहुत ही श्रीमंत थे, बड़े मन वाले थे, तो बड़े दिल वाले थे। और लेखक बोल रहे वहाँ मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पैर में चप्पल लेने के लिए भी नहीं था, और इसलिए उम्र के 12 साल तक मैंने कभी पैर में चप्पल ही नहीं डाली। अनवाणी का मतलब होता है पायात चप्पल न घालणे, अशा परिस्थितीत लेखक को रहना पड़ रहा था। फिर आगे क्या हुआ, शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, त्यावेळी तर आणखीन एक मोठं संकट समोर आलं। त्यावेळेची हायस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती, पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार? प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही. आजूबाजूच्या बिराडातील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळेच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते. अभी वर्ड से बिराडातील, बिराड का मतलब क्या होता है, कुटुंब, फैमिली। परिचय से ओळख, हाँ, माऊली, यहाँ एक माऊली का वर्ड्स होता है आई, पर यहाँ एक स्त्री ऐसा लेना है। नामांकित यानी प्रसिद्ध, नावाजलेले। अभी क्या हुआ, लेखक का प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुआ और हायर एजुकेशन के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था, पर उस एडमिशन के लिए फ़ीस थी 21 रुपीज़, और 21 रुपीज़ उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट हुई। इतनी अमाउंट कहाँ से लाएंगे, तो लगा कि अभी एजुकेशन शायद वापस बंद हो जाएगा। पर माँ जो थी वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी, तिने धीर सोडला नहीं, हिम्मत नहीं हारी। वो वहाँ के चौल में जितने भी फैमिलीज थी वहाँ जाके काम करती थी और थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही थी। जब वहाँ के एक लेडी थी, उनको पता चला कि इसके एडमिशन के लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रही है लेखक की माँ, तो उन्होंने क्या किया, पैसे दिए और लेखक बोला उनको कि ये फीस के लिए भर दो। तो लेखक की फ़ीस की व्यवस्था हो गई, पर ये थोड़ा लेट होने के कारण क्या हुआ, गिरगांव में उस समय जो बड़े बड़े अच्छे स्कूल थे वहाँ के एडमिशन फुल हो गए और बड़े अच्छे स्कूल में लेखक का एडमिशन नहीं हो पाया। अभी आगे क्या हुआ, अखेर युनियन हायस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. अनेक अडीअडचणीमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच, पण त्या छोट्या खोलीतील जागा अपुरी पडायची. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं. या युनियन हायस्कूलमधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती, विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला. शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली. अभी इसमें आए हुए वर्ड्स, पुढील टप्पा म्हणजे पुढचा भाग, नेक्स्ट स्टेप, अडीअडचणी, अडथळे, डिफिकल्टीज, त्याच्यानंतर जिद्दीने याने हिम्मत, त्याच्यानंतर सेवाभावी वृत्ती म्हणजे सेवा करण्याचा स्वभाव, त्याच्यानंतर स्वतःला झोकून देणे म्हणजे काय, तर कार्यात समरस होणे ही फ्रेज आहे. निरपेक्ष म्हणजे अपेक्षा नसलेले, किसी भी बात का रिटर्न्स की इच्छा नहीं रखना. पाया पक्का झाला यानी मूळ ज्ञान भक्कम झाले, बेस्ट स्ट्रॉंग हो जाना.
आंतरिक ओढ वाटणे, आंतरिक ओढ यानी मनापासून इच्छा उत्पन्न होने। ये फ्रेज है। आंतरिक का मतलब है मनापासून। ओके, अभी क्या हुआ, लेखक को बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, फिर वहाँ एक गिरगांव में यूनियन हाई स्कूल था, वहाँ उसका एडमिशन हो गया सेकेंडरी के लिए। ये उसका नेक्स्ट स्टेप था, पुढचा टप्पा था। पर यहाँ भी आने के बाद बहुत सारे अड़चनी लेखक को थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर भी लेखक वो जिस घर में रहता था, वो खोली जो थी बहुत ही छोटी थी, तो ऐसे छोटे खोली में पढ़ाई करने के लिए एटमॉस्फेयर भी इतना अनुकूल नहीं था। फिर भी लेखक जिद्दी से क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर भी ला रहे थे, अच्छा यश मिल रहा था उनके इस यूनियन हाई स्कूल में जो शिक्षक थे, उनका स्वभाव कैसा था, सेवा भावी, यानी वो सेवा, सबसे प्यार से दूसरे की सेवा करने का उनका नेचर था। और उन्हीं के मार्गदर्शन के वो जो शिक्षक थे, वो इतना मन लगा के पढ़ाते थे और उसके रिटर्न्स में कुछ भी चाहते नहीं थे। बच्चों को जब भी चाहिए, ज़रूरत पड़े तभी तभी वो क्या करते थे, गाइडेंस करते थे। और उनके इसी गाइडेंस से लेखक का जो बेसिक एजुकेशन का जो बेस था उनका एजुकेशन का, वो एकदम पक्का हो गया। उनके मन में एजुकेशन के प्रति और प्यार बढ़ते गया, मुझे और सीखना है और सीखना है, ऐसा उनके मन में इच्छा निर्माण होने लगी। अभी आगे, आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। आमचे हायस्कूल ही गरीब होतं, त्यामुळे उत्तरपत्रिका घरून न्यावी लागायची। त्यावेळी तिची किंमत फक्त 3 पैसे असायची। आपल्याला कदाचित पटणार नाही, पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, पडेल ते काम केले। काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यानं एकदा ती तिकडं गेली, रांगेत उभी राहिली, तशीच ताटकळत। पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की फक्त 3री किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल। हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली, घराकडं मागं फिरली। त्याच वेळी तिने ठरवलं की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवीन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नाही। अभी आए हुए वर्ड्स देखते इस पैराग्राफ में। इसमें जो फ्रेज आई है, डोळ्यात पाणी उभं राहणं। डोळ्यात पाणी उभं राहणं म्हणजे डोळ्यात अश्रू येणे, रडवेले होणे। अंगावर काटा उभा राहणे, ये भी फ्रेज है। भीतीने शहारा येणे, घाबरणे। पडेल ते काम करणे, कोणतेही काम करणे। तात्कळत, तात्कळत का मतलब है वाट पाहत, टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, अभी क्या हुआ, लेखक का जो एजुकेशन शुरू हो गया था, उनके स्कूल में एवरी सैटरडे टेस्ट होती थी। और उनका स्कूल गरीब होने के कारण बच्चों को जो आंसर शीट होती है वो स्कूल से नहीं मिलती थी। वो आंसर शीट उनको क्या करना है, घर से लेकर आना है। उस समय उस आंसर शीट के प्राइस जो थी वो दुकान में वो 3 पैसा, उस समय की ये अमाउंट है, तो 3 पैसे में मिलती थी। ये अमाउंट बहुत ही नॉमिनल है, पर उस समय लेखक की आर्थिक परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि उतना 3 पैसे का वो आंसर शीट एवरी वीक खरीदने के लिए माँ को बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। तिच्या डोळ्यात काय यायचं, पाणी यायचं, डोळ्यात अश्रू यायचे तिचे। लेखक बता रहे कि मुझे आज वो याद आता है कि उसके लिए माँ जो हार्ड वर्क करती थी, तो अंगावर में जब काटा उभा रहता, वो याद करके कि कितनी मेहनत करना पड़ता था उसके लिए उसको। एक दिन क्या हुआ, कांग्रेस हाउस वहाँ का एक प्लेस है, वहाँ कुछ काम मिल रहा है, ऐसे उसकी माँ को पता चला। और उनकी माँ इतनी हार्ड वर्क कर रही थी कि जहाँ भी कहीं काम मिलेगा ऐसे पता चलता तो वहाँ जाती थी। उधर वो सुबह जाके वो लाइन में खड़ी हो गई, पूरा दिन वहाँ खड़ी रह के वेट करने के बाद जब उनका नंबर आया तो उनको पता चला कि 3rd स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा एजुकेशन वाले को ही वो काम देने वाले हैं। और लेखक की माँ का एजुकेशन उतना नहीं था, उससे कभी कम था, और इसलिए उसको बेचारी को क्या करना पड़ा, वापस आना पड़ा। पर घर आते समय उसने एक बात हम मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को क्या करूँगी, सिखाऊंगी, क्योंकि शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं। इसका मतलब है एजुकेशन नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, और इसीलिए एजुकेशन इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये बात उनके माँ को मालूम थी, और वही बात उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी सोच के रखी थी। और इसी कारण
इतनी भी हार्ड वर्क करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े, ना माशेलकर कभी पीछे हटे ना उनकी माँ, और इस तरह वो अपना एजुकेशन करते रहे। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इसमें जो हार्ड वर्ड्स मैंने बताए वो उसके शब्दार्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।